can. Well, we'll talk more about that tomorrow. The law has to be much more sterner on these people. Absolutely. At the moment with us, our very dear old friend who has taken the bull by the horns, and we are very, very proud of him. हम बहुत ही गर्वान्वित हैं लक्ष्मण हागे जी को लेकर के। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्मण हागे जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार लक्ष्मण हागे जी, लक्ष्मण हागे जी, आखिर में आपने वो कर ही दिया जो आप कह रहे थे कि आप करेंगे, और ओबीसीज को अपना लीडर मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ, और आप महाराष्ट्र के जो ओबीसीज हैं उनको अपना नेता मिल गया, और उसका नाम है लक्ष्मण हागे। इस वक्त हमारे सामने है। अब बताइए सर, अब बताइए जो आपने कार्य शुरू किया उसकी बैकग्राउंड क्या है और आप आगे क्या करने वाले हैं। लक्ष्मण हागे साहब प्लीज बोलिए। बैकग्राउंड तो इस महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र ने फुले शाहू अंबेडकर जैसे महामानव को जन्म दिया, उस महाराष्ट्र ने, उस फुले शाहू अंबेडकर ने इस देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मानवता इसके दायरे पे लाया। संविधान की रूप से इस देश में हर एक आदमी का सिविलाइजेशन करना, उनको इज्जत देना, उनको हक अधिकार देना, बाय रूल देना, ये जो काम किया है उस महाराष्ट्र में हम ओबीसी का एक जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें गांव-गांव में सपोर्ट मिल रहा है। जी, अभी इस वक्त आपकी तबीयत कैसी है सर? आप इतने दिन तक आपने उपवास किया, इतने दिन तक आप कुछ खाए नहीं, कुछ नहीं किया सर? 10 दिन तक हमारा अनशन रहा। उसके बाद 3 दिन हम हॉस्पिटलाइज, उस टाइम सलाइन और आईवी फूड्स ले लिया। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा अभी खाना रूटीन हो रहा है। उसके बाद हमने 3 दिन एक दौरा भी किया विदर्भ और मराठवाड़ा का, और कल मैं पश्चिम महाराष्ट्र में 2 जिलों का दौरा कल सुबह स्टार्ट किया था, रात के 2-3 बजे मुझे पुणे में आने के लिए। हागे साहब, हम लोग देख रहे हैं कि आपने ऑलरेडी इतिहास रचे थे। पहले भी जब आपसे बात करते थे तो हमको लग ही रहा था कि आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और आज एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला और आपने उस चीज को हासिल भी किया और सिद्ध भी किया। ओबीसी के बहुत कम लीडर हमने देखे आज तक जो इस प्रकार से फास्ट पर जाते हैं, बिना खाए बिना पानी पिए एक आंदोलन में बैठना, ये हमने नहीं देखा ओबीसी को। और ओबीसी पूरे समाज को आपने जागरूक किया, इससे ऐसे जागरूक किया कि सब जितने नेता सब आके आपके पास बैठ गए। ये बहुत गौरव की बात है, ओबीसी समाज के लिए गौरव की बात है। और आज पूरे ओबीसी समाज कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक जबरदस्त एक वातावरण बना दिया ओबीसी समाज में आपने। क्या कैसे लगता है अभी आज ओबीसी स्टेट कैसे लगते हैं आपको, ओबीसी समाज का? नहीं, आज ऐसी हालत है कि कहाँ पे भी जाओ, पुणे में भी एक आध दूसरे दुकान में भी जाने के बाद उधर लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं। जहां पे भी अगर जर्नी करता हूँ, प्रवास करता हूँ, टोल नाके पे गाड़ी रुकती है तो बहुत सारे लोग आते हैं और सेल्फी देने के लिए बोलते हैं। ये तो बात बाजू रखते हैं हम, मगर हमारे महाराष्ट्र में ओबीसी विजयंतीज के मन में हमारे हक अधिकार के लिए खुल के लोग आगे नहीं आते थे। हर एक आदमी, हर एक ओबीसी खुद को एक आगे आके हम ओबीसी है, हम भटके विमुक्त जनजातियों में से आते हैं, हम 12 बलुतेदार 18 बलुतेदार से आते हैं, ये जो मानना है वो दुय्यम स्थान पे गए थे। मगर जिस दिन हमने ये आंदोलन किया इस महाराष्ट्र में, इस आंदोलन का एक स्पेसिफिक ये था कि ये आंदोलन 12 घंटे के लिए नहीं था, 18 घंटे के लिए नहीं था, 24 घंटा ये आंदोलन चला रहा। दिन भर लोग आते थे, रात भर लोग आते थे। दिन भर खेती करने वाले लोग आते थे, पशुपालन करने वाले लोग आते थे। दिन भर ये जो कॉमन मैन है, जो शारीरिक श्रम का काम करता है, वो आते थे। मगर रात भर जो टीचर है, जो पुलिस है, जो सामान्य प्रशासन में है, जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, वो रात भर लोग आते रहे। हर एक आदमी सपोर्ट कर रहा था, हर एक आदमी चंदा इकट्ठा कर रहा था, हर एक आदमी उधर के जो जितने लोग दिन भर में 50,000, 60,000, 1 लाख लोग आते हैं, उनके लिए वो रेशन ला के दे रहा था।
कोई पेंडाल लगा रहा था, कोई गाड़ियों को डीजल देने का प्रयास कर रहा था, कोई वर्गनी जुटा रहा था। ये महाराष्ट्र ने पहली बार ओबीसीओं को इकट्ठा आते वक्त देखा है। सर पहली बार ओबीसी समुदाय को पहली बार नेतृत्व मिला है, सीधी सादी बात है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से कानून के दायरे में ये समझाया हो कि भाई देखिए, आप जिस मर्जी के साथ आप इंसाफ कर रहे हो, किसी और के साथ आप नाइंसाफी नहीं कर सकते। पहली बार ऐसा हुआ है और ये आपके द्वारा हुआ है। तो क्या आप ये लोगों को बात समझ में आई है सर? सरकार को ये बात समझ में आई है कि आप किसी को इंसाफ देने के लिए आप हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते? लक्ष्मण हाके जी, हर एक जवान, हर एक तरुण कॉन्फिडेंटली मेरे साथ आ रहा है और बोल रहा है कि तुम बोल रहे हो, बराबर बोल रहे हैं, संवैधानिक बोल रहे हैं, एज पर लॉ बोल रहे हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, और हम आपके साथ हैं। इधर के बीजेएनटी को लगता था, ये जरांगे पाटिल बोलते थे कि धनगर हमारा भाई है, हम उनको कुछ करेंगे नहीं, ये हमारा भाई है। मगर धनगर कम्युनिटी 27% ओबीसी रिजर्वेशन में आती है, उनका घर उजाड़ने को जरांगे पाटिल जा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वो बात करता रहा कि ये धनगर कम्युनिटी हमारा दुश्मन नहीं, ये वंजारी कम्युनिटी हमारा दुश्मन नहीं, सिर्फ हमारा छगन भुजबल हमारा दुश्मन है, माली कम्युनिटी हमारी दुश्मन है। मगर ये 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, उनको डायरेक्ट थ्रेड्स वो पहुंचा रहे थे और एक बाजू को बोल रहे थे ओबीसी हमारा दुश्मन नहीं, ये लीडर हमारे दुश्मन है। ये सब जो संभ्रमावस्था थी हमारे महाराष्ट्र में, कंफ्यूजन था ओबीसीओ में। एक बाजू को गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम ओबीसीओ के रिजर्वेशन को धक्का ठेंच नहीं पहुंचने देंगे, और दूसरी बाजू को जरांगे पाटिल बोल रहे थे कि हम कुनबी, ये नोंदी जो है अर्लियर करेक्शन के माध्यम से, ये जो करेक्शन करके खड़ा खोड़ करके ये जो ओबीसीओ में आ रहे हैं हर दिन, ये गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में ये जो कुनबी का सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट, इसके अपोज में हम खड़े रहे। अगर ऐसे तुम बेकायदा अगर कुनबी ओबीसीओ में आ रहे हैं तो ओबीसी बचेगा नहीं, ओबीसी मराठा कम्युनिटी को कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, ओबीसी शिक्षा और एंट्री पॉइंट में इस मराठा कम्युनिटी को कॉम्पीट नहीं करेगा, पंचायत राज में वो बचेगा नहीं, विधानसभा लोकसभा में तो है ही नहीं। तो ये ओबीसी फिर एक बार गुलामी में जाएगा। वो जो सेवा देते आ रहा है गांव गांव में, वो सुतार रहेगा, लोहार रहेगा, परीट, मतलब गांव के बाहर रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ, यही हुआ। अगर डिसीजन प्रक्रिया में, अगर सिविलाइजेशन में वो थोड़ा थोड़ा उनका इन्फ्लुएंस दिख रहा है, अगर ऐसा हो जाता है, अगर मराठा बैकवर्ड हो चुका है तो फॉरवर्ड कौन हो चुका है इस महाराष्ट्र में? पुढारलेला मतलब आगे कौन गया है इनके आगे? इसका आंसर तो होना चाहिए मागास, मराठी वर्ड है मागास वर्गीय, इतर मागास वर्गीय, अदर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड का मीनिंग क्या है? मैं हर एक मराठा कम्युनिटी के लीडर को, तज्ञ मंडलियों को, वो जो उनका सलाहकार है जरांगे पाटिल, तो उनको मैं चैलेंज करते आ रहा हूं कि उसका जवाब नहीं देते सर, उसका उत्तर नहीं आता है। वो बोलते हैं लक्ष्मण हाके धनगर का लीडर है, वो ओबीसी का लीडिंग कर रहा है, वो पॉलिटिकली महत्वाकांक्षी है, मतलब उनकी आकांक्षा पॉलिटिक्स में आना है। क्यों? हमारे लोगों ने पॉलिटिकल आकांक्षा रखना ये कोई गुनाह है? अगर 60% ओबीसी अगर महाराष्ट्र में रहता है तो उनका प्रतिनिधित्व देश के संसद में होना ये कोई गलती है? ये कोई एम्बिशन रखना ये कोई गलती है? ये लोग कहना कि आप बीजेपी के एजेंट हो, आपको बीजेपी ने खड़ा कर दिया है, आपको मनोज जरांगे पाटिल जी के सामने बीजेपी ने स्पॉन्सर किया है, तो ये आप पे बार बार आरोप लग रहा है। मगर मनोज जरांगे पाटिल जी का कहना है कि कुछ भी हो, लक्ष्मण हाके जी आए हैं, कुछ भी हो, मगर हम लोग सब मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और हम ओबीसी में से ही रिजर्वेशन लेंगे। तो ये जो इतना एरोगेंटली जो बात कर रहा है, उसके पीछे क्या राज है हाके साहब? ये बात ऐसी है, बीजेपी अगर स्पॉन्सर कर रही है तो लक्ष्मण हाके क्यों मिला उनको? लक्ष्मण हाके का बैकग्राउंड क्या है? मैं कोई एमपी एमएलए का बेटा तो है नहीं, मेरी कोई बैक हिस्ट्री है नहीं। सिर्फ मेरी बैक हिस्ट्री ये है कि मैं संविधान थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने स्टेट बैकवर्ड कमीशन पे काम किया है, और मैं ये जरांगे वगैरह ये जो मराठा कम्युनिटी मांग कर रही है वो सोशल बैकवर्डनेस सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, 4 स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने नकारा है,
औरंगाबाद खंडपीठ ने नकारा है। ये सिर्फ मैं ये फैक्ट और फैक्चुअल मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने रख रहा हूं और जनता मेरे से जुट रही है। तो इसके पीछे बीजेपी का हाथ होना और ये ऐसा होना, ये तो मुझे लगता है ये कपोल कल्पित है। ये बातें कोई, इसको कोई लॉजिक नहीं है। इसका कोई लॉजिक है तो जरांगे पाटिल के पीछे कौन है फिर? इसका भी फिर देखना चाहिए। ये मुझे लगता है हम ओबीसीओं की बात कर रहे हैं, हम फुले शाहू अम्बेडकर की समता और समानता की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर बीजेपी का होना ये क्या मतलब क्या है इसका? सर इस पे ये बात घुमाने वाली बात हो गई ना। ऐसा है जहां देखा कि आपका जो आंदोलन है वो तूल पकड़ रहा है। अब ओबीसी जो है, पूरी ओबीसी कम्युनिटी, मैं पूरे ओबीसी समुदाय की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ दंगड़ कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ विजेएनटी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी ओबीसी कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे इनफैक्ट बहुत बहुत बड़े तादाद में आपके साथ आ गई है। उनको ओबीसी का नेता मिल गया। अब उसको खत्म करने के लिए अब ये बात आएगी कि इसको बीजेपी ने खड़ा कर दिया, ब्राह्मणों ने खड़ा कर दिया, किसी और ने खड़ा कर दिया, ये तो बात कहेंगी ना सर लोग। ऐसी क्या बात है? वो तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जैसे आपने खुद बोला कि आप जहां जाते हैं आजकल लोग आपके साथ सेल्फी मांगते हैं, तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उसके ऊपर आपके ऊपर अटैक भी बढ़ेंगे ना। वो बड़ी अच्छी बात है कि आपके ऊपर अभी हमले हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात है। तो अब आगे इस आंदोलन को और कैसे आगे बढ़ाएंगे आप सर, वो बताइए। ये आंदोलन महाराष्ट्र में जन आंदोलन बनेगा। महाराष्ट्र की 60% आबादी, ये महाराष्ट्र है, ये 18 पगड़ जनजातियों का महाराष्ट्र है। ये जो अभी नैरेट हो चुका है 1961 से, ये संयुक्त महाराष्ट्र बनने के बाद इधर मराठा कम्युनिटी ने इधर नैरेट सेट किया था कि एमएलए हमारे बनेंगे, एमपीज हमारे बनेंगे, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हम बनेंगे, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे हाथ में रहेगा, महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रीज हमारी रहेगी, और सिर्फ ये जो जनजातियां हैं, ये जो ओबीसी है, ये सिर्फ मतदान करने के लिए इधर पैदा हुए हैं। ऐसा एक नैरेट सेट है इस महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हुए ये शिवाजी महाराज की रैयत के ऊपर ये जो इन्होंने जो दुय्यम स्थान दिया है इस ओबीसीओं को, उसका आवाज हम बनेंगे। फेसलेस आइडेंटिटी असणारे इतने बड़े पॉपुलेशन को हम आवाज देंगे, उनको हम स्पेस देंगे। ये हमारा सपना है। तो अभी ओबीसी रिप्रेजेंटेशन जो है इसके बारे में आप पहले भी बात कर चुके हैं। विधानसभा में कितनी है और पार्लियामेंट में कितनी है? विधानसभा में 30 के आसपास ओबीसीओं के विधानसभा मेंबर है महाराष्ट्र में, और देश की संसद में 1-2-3 लोग ओबीसीओं के अभी खासदार बन चुके हैं, मगर वो उनके पार्टी के एजेंडे पे बन चुके हैं। ना उनको ओबीसी का लॉन्ग फॉर्म मालूम है, ना उन्होंने ओबीसीओं के बारे में कहीं लड़ाई लड़ी है, ना उनको कोई जात न्याय जनगणना मालूम है, ना उनको बीपी मंडल का लॉन्ग फॉर्म मालूम है। ये मैं जवाबदारी से बात कर रहा हूं। वो उनके पार्टी के एजेंडे पे चुन के आए हैं। हमारे महाराष्ट्र में ओबीसी की बात बोलने वाला, बात करने वाला, ओबीसीओं के हक अधिकार के साथ डट के खड़े रहने वाला हमें मेंबर चाहिए, हमें लीडर चाहिए। और ये हमारा महाराष्ट्र का यूथ अभी, ये जो यूथ अभी इसके बारे में अभी जागरूक हो चुका है और उनका आवाज हम बनेंगे जरूर। और आप जरा दोहराइए, दंगड़ समुदाय से कोई नहीं? आवाज दंगड़ समुदाय से कोई है क्या अभी? मतलब धनगर समाज से एक भी एमपी नहीं है, एक भी खासदार देश की संसद में गया नहीं है अब आज तक कोई भी नहीं, लोक नियुक्त एक भी नहीं गया है। एक भी नहीं गया। एक आदमी सिर्फ राज्यसभा पे गया थे, डॉक्टर विकास महात्मे। लोकसभा में आज तक कोई नहीं गया। लोकसभा में बाई इलेक्ट मतलब चुन के एक भी आदमी नहीं गया है। प्रदीप जी, हाके साहब, बार बार आप ऑब्जेक्शन उठाएं कि 9 लाख के आसपास जो हरकत थे, ऑब्जेक्शन थे, उसमें सरकार ने क्या किया, ये आप बार बार पूछ रहे हैं। आपके साथ भुजबल साहब पूछ रहे हैं, बाकी अन्य ओबीसी नेताओं भी पूछ रहे हैं। 54 लाख के आसपास कुनबी सर्टिफिकेट्स इशू किया है, उसका आप बोल रहे हैं कैसे इशू कर दिया? क्या सरकार ने कोई आपको जवाबदारी से कोई जवाब दिया है? बिकॉज ये हरकत का जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए था। वो हरकत के बारे में कुछ किए कि सरकार ने? और 54 लाख के ऊपर कुनबी सर्टिफिकेट और मराठाओं को इश्यू कर दिया है, इस पे क्या हो गया लक्ष्मण के साथ? ये हमने जो हरकतें नोंद करी थी ये कुनबी नोंदी के बारे में, तो
एक्शन टेकन रिपोर्ट मैंने मांगा था गवर्नमेंट को, मगर उन्होंने दिया नहीं। और एक बाजू को जरांगे पाटिल बोल रहे हैं कि हम लाखों सर्टिफिकेट कुणबी की इशू करके हम 80% मराठा ओबीसीओ में अभी घुस गए हैं, और वो 20% जो बचे हैं वो मैं सगे सवेरे का अध्यादेश लाके हम बचे हुए 20% लोग भी ओबीसीओ में डालेंगे। अगर ये बात सच है ऐसे हम मानेंगे, अगर सच होगी तो ओबीसीओ का रिजर्वेशन बचा कहां? जिन लोगों को, जो पिछड़े लोगों को, शोषित वंचित लोगों को सिविलाइजेशन में लाने के लिए, उनको इज्जत दिलवाने के लिए, इस देश का नागरिक होते हुए उनके साथ समता, बंधुता, न्याय के लिए उनको जो ओबीसी रिजर्वेशन कैटेगराइजेशन कर दिया है इस महाराष्ट्र में, अगर उनकी ही कैटेगरी में डोमिनेंट कास्ट रहने वाली अगर मराठा कम्युनिटी जाती है तो ओबीसी का रिजर्वेशन बचेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, इस महाराष्ट्र में चल रहा है और गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में चल रहा है। ये बात मैंने लास्ट 20 दिन से मैं ये महाराष्ट्र की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस मीडिया में मैं ये बात दोहरा रहा हूं, मगर गवर्नमेंट ना उत्तर दे रही है ना दे पा रही है। हाके साहब, हमने देखा कि सरकार की तरफ से मंत्री आपसे आके मिले, एकनाथ शिंदे जी के, शंभूराज देसाई वगैरह जो रिस्पॉन्सिबल मंत्री है वो आपसे आके मिले, भुजबल साहब मंत्री है वो आपसे आके मिले। ये मंत्री मिलके आपको आश्वासन भी शायद दिए एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, सीएम की तरफ से, मगर क्या आश्वासन मिले और क्या आपको लग रहा है कोई सोल्यूशन निकल रहा है उसमें? 2-3 आश्वासन हमारे पूरे हो चुके हैं, मगर 2-3 आश्वासन का उत्तर ना गवर्नमेंट के पास है ना उन्होंने देने का प्रयास किया है। इसके ऊपर हमें अफसोस है। शंभूराज देसाई हमें मिलने नहीं आए, हमें ओबीसी के लीडर आए। वो सावे साहब थे, वो छगन भुजबल साहब थे, सम्माननीय बाला साहब आंबेडकर थे, पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे थे, मगर गवर्नमेंट का कोई जवाबदार मिनिस्टर ये ओबीसीओ के आंदोलन को ना देखने आया ना बात करने आया। ये जो ओबीसीओ को सेकेंड लेवल पे जो मतलब द्वितीय स्थान दिया जाता है इस महाराष्ट्र में, इसके ऊपर हमारा अफसोस है। इस गवर्नमेंट के बारे में हमारे सीएम 12 करोड़ जनता का दायित्व, उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबल ये हमारे सीएम होते हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जब शपथ ग्रहण करते हैं तो 12 करोड़ लोगों को आंसरेबल रहना उनका काम होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, मगर ये लोग सिर पर स्व जाती है, मतलब मराठा कम्युनिटी के आंदोलन को इंटरटेन करते हैं। जरांगे पाटिल को एक बाजू रेड कारपेट डालते हैं और दूसरे बाजू को ओबीसीओ रहने दो, कोई भटका विमुक्त जाति जमाती रहने दो, दलित रहने दो, मुस्लिम अल्पसंख्यक रहने दो, उनको एक नजरिया से देखते हैं। ये हमारा आरोप है इस गवर्नमेंट पे, सीएम पे। आप लगातार बैठे हो, मनोज जरांगे पाटिल भी लगातार बैठे। मनोज जरांगे पाटिल आप पर आलोचना करना शुरू कर दिया था कि ओबीसी समाज ये है, और कुछ ऐसे भी आप पे आरोप लगा दे कि माधा में उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, माधा छोड़कर कहीं और आकर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, कहीं और जहां नहीं तो माधा में क्यों नहीं किया, तो अलग अलग प्रकार के। तो आप ये पर्सनल अटैक्स को कैसे देखते हो? और स्पेशली मनोज जरांगे पाटिल जब मैं मेरा गांव और मैं जहां पे वड़ी गुदरी में जहां पे अनशन को बैठा हूं, इस गांव का अंतर 368 किलोमीटर का है। मैं एक कॉमन मैन होते हुए मेरे ओबीसीओ का हक और मेरे ओबीसीओ का रिजर्वेशन खतरे में है। ये बात ये स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर होते हुए मुझे जितना उसके बारे में मेरे मन में वेदना थी, मेरे मन में आक्रोश था, ये आक्रोश मेरे ओबीसीओ के मन में अगर ओबीसीओ को मैं बता सकूं तो मैं जहां पे जरांगे पाटिल बैठे थे अंतरवली सराठी में, वहीं पे ही मैं जा रहा था, मगर पुलिस ने ये आंदोलन के पहले ही मुझे अटक कर दिया मतलब कब्जे में लिया। रात के 8 बजे से रात के 3:30 बजे मुझे उधर छोड़ दिया और मुझसे लिख के लिया कि उस गांव में नहीं जाएंगे। तो मैं उस गांव के बाजू में जहां से 1.5 किलोमीटर अंतर पे वड़ी गोदरी गांव है, वहां पे मैं अनशन पे बैठा और पूरे महाराष्ट्र के सब ओबीसीओ के मन में एक विश्वास जगाने का कोशिश मैंने किया। और लेकिन वैसे भी साहब ऐसा है कि आप जहां मर्जी से बैठे, आप मुंबई में बैठे, दिल्ली में बैठे, बैंगलोर में बैठे,
मैं कहता हूँ हम नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, आप हिंदुस्तानी, आप जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं ना, उसमें क्या है। लेकिन जहाँ तक के ओबीसी का सवाल है, जिस प्रकार अभी जो राजनीति चल रही है मराठा आरक्षण को लेकर के, सब लोग इतनी जो उथल पुथल मचा रहे थे, आज की तारीख में जैसी आप जैसे ही अनशन पर बैठ गए, एक डर का माहौल पैदा हो गया। मैं बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको, सरकार में एक डर की लहर गई है कि ये क्या हो गया। इसकी क्या वजह है सर, ये बताइए, क्यों डर गए सब लोग इतने? नहीं, ये बात ऐसी है, अगर माधव, माली, धनगर, वंजारी, लिंगायत, तेली, ये जो मेजर कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, ये मेजर कम्युनिटी कहीं ऐसा हमारा बड़ा भाई मराठा, हमारा बड़ा भाई, हम इनके साथ है, इनको भी रिजर्वेशन होना चाहिए, इनके भी लोग गरीब हो चुके हैं, मगर इन सब लोगों को रिजर्वेशन का मीनिंग, मतलब मैं बहुत जवाबदारी से मैं आपके साथ बोल रहा हूं कि इन लोगों से हमारा रिजर्वेशन, ये सामाजिक मागासलेपन, दोज आर सोशली बैकवर्ड, ये सोशली बैकवर्ड मराठा कम्युनिटी प्रूव नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, स्टेट बैकवर्ड कमीशन बोल रहे हैं, नारायण रानी समिति का रिपोर्ट नकारा है, गायकवाड़ कमेटी का रिपोर्ट नकारा है, औरंगाबाद खंडपीठ ने नकारा है। तो हम कौन से भी हालत में झुंडशाही के ऊपर हम ओबीसीओ में जाएंगे? इन लोगों को किसने बताया? मैं जरांगे पाटिल को मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है ये आंदोलन का लीड करने का, क्योंकि आरक्षण ये सोशली बैकवर्ड लोगों को दिया जाता है, ना इकोनॉमिकल तरक्की का ये प्रोग्राम है, ना घर बनाने का प्रोग्राम है, ना जेसीबी बांटने का प्रोग्राम है, ना टाटा स्कॉर्पियो और ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी बांटने का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो हजारों सालों से हमारे सोसाइटी में जो लोग सिविलाइजेशन, एजुकेशन, ये जो हमारा लोकशाही का जो एक फॉर्मूला बन चुका है, ये बहुत दूर लोग हैं। इन लोगों को इस देश का नागरिक होते हुए उनके साथ मानवता से बर्ताव होना चाहिए, मानवता से उनको आगे लेना चाहिए, उनको भी इस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन इंप्लीमेंटेशन में उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब रिजर्वेशन है। इन लोगों को किसने बताया कि रिजर्वेशन की वजह से मराठा कम्युनिटी के तरुणों के ऊपर बेरोजगारी आई है? किसने बोल दिया? गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रोग्राम है उनको तरक्की करने के लिए, उनके इकोनॉमिकल प्रोग्राम दिलवाने के लिए। ये क्या रिजर्वेशन एक पॉलिसी है क्या? और ओबीसीओ की वजह मराठा कम्युनिटी पे ये मुसीबत आई है क्या? ये फैक्ट है और फैक्चुअल कौन बताएंगे इन लोगों को? ये हमने बोलने का प्रयास किया, ये हम बात सब लोगों लेकिन के इस आर्ग्यूमेंट को आज की तारीख में जो आप आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं, वही आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल की गई थी इवन इन द राणे कमीशन। नारायण राणे साहब के नेतृत्व में कमीशन बैठी थी, उन्होंने भी रिजेक्ट किया मराठा रिजर्वेशन को। उसके पहले जितनी भी कमीशन आई हैं सबने रिजेक्ट किया मराठा रिजर्वेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया है। तो मेरा ये कहना है, उसके बावजूद सरकार इतनी जिद पर क्यों है कि हमें मराठा रिजर्वेशन देना ही है? यह बताएं सर, क्यों? क्योंकि मराठा कम्युनिटी का महाराष्ट्र के विधानसभा में उनकी पॉपुलेशन के 5 पट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब 288 विधानसभा मेंबर में से 180 तक इन एवरेज हर विधानसभा में सिर्फ मराठा कम्युनिटी के कैंडिडेट चुन के आते हैं। ये हुई महाराष्ट्र की विधानसभा की बात। अभी लोकसभा में जो 48 लोकसभा में से 32 मेंबर ओनली मराठा कम्युनिटी, 26 डायरेक्ट मराठा और 6 कुणबी मराठा, मतलब 32 मेंबर्स देश की संसद में जा रहे हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का सिविल सर्विसेज का रिप्रेजेंटेशन, चाहे लॉ में मतलब न्याय व्यवस्था का रिप्रेजेंटेशन, कोऑपरेटिव सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, गांव से लेके पूरा महाराष्ट्र की राजधानी तक जितनी कंसिस्टेंसी है उनमें मराठा कम्युनिटी, ये इनका प्रोबेशन पॉलिटिक्स है, सोशल वर्क है और इस गांव का लीडिंग करना ये प्रोबेशन मराठा कम्युनिटी का है। अगर ऐसी कम्युनिटी पिछड़ गई है, हम मागास हो चुके हैं, इसके कैसे बात होगी इनके साथ? ये कैसे पिछड़े हुए हैं? अगर मराठा पिछड़े हुए तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, एक मिनट जरा,
ये इसको जरा ध्यान से प्रदीप जी सुनने वाली बात है। 288 एमएलए में से ज्यादातर 170 से 180 मराठा होते हैं सरासरी। 48 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से प्रदीप जी 32 होते हैं, 30 और 35 के बीच में रहते हैं। तो यार पिछड़े कहां से हो गए, ये तो बता दो। पिछड़े कैसे हो गए? मतलब पैसे नहीं है इसलिए, आज की तारीख में पैसे कम हो गए इसलिए। हाँ, मैं यही बात करते आ रहा हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान शासक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देना पसंद नहीं करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ये लक्ष्मण हाके नहीं बोल रहा है। ये फैक्ट और फैक्चुअल से दूर भाग रहे हैं ये लोग। ये जो मुख्यमंत्री है, ये जो एमपी है, एमएलए, उनको लग रहा है कि हमारा ये 5 ईयर मतलब 5 साल इलेक्शन मोड में रहते हैं। हम कैसे चुन के आए, हम कैसे, हमें कैसा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी पार्टी हार जाएगी। अरे इलेक्शन का मोड तो 1 महीना 2 महीना, इलेक्शन के पहले 2 महीना और इलेक्शन होने के बाद 1 महीना, 2-3 महीना इलेक्शन मोड हम समझ सकते हैं ना। 5 साल आपने सामाजिक न्याय के बारे में काम करना चाहिए, इधर के दीन दलितों के बारे में काम करना चाहिए, इधर के फार्मर्स को न्याय देना चाहिए, इधर के काबाड़ कष्ट करने वाले मतलब जो मजदूर है उनको न्याय देना चाहिए, इधर की शिक्षा लेने वाले लोगों को न्याय देना चाहिए। ये नहीं कर रहे हैं मेरे महाराष्ट्र में। ये फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र ऐसा नहीं हो सकता है। ये पुरोगामी महाराष्ट्र जो बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, नहीं, पुरोगामी महाराष्ट्र नहीं, ये प्रतिगामी महाराष्ट्र है। ये मैं बहुत जवाबदारी से मैं आपके साथ ये मैं डायलॉग कर रहा हूं। हाके साहब, मगर क्या सोल्यूशन कहां पर? क्या राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं जाति जनगणना और नंबर 2 इंक्रीज परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन, 50 से ऊपर आप रिजर्वेशंस को लेके जाओ, तब सॉल्यूशन होगा। तो क्या ये कोई सॉल्यूशन है? क्या ये सॉल्यूशन राहुल गांधी जी बोल रहे वो सॉल्यूशन का लाइन है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ये होगा? नहीं, उनके जात न्याय जनगणना से मैं सहमत हूं, मगर मैं फैक्ट आपको बता दूं कि 1948 का जो सेंसस एक्ट है, वो सेंसस एक्ट जिस दिन तक अमेंडमेंट होके खत्म नहीं होता उस दिन तक इस देश में कास्ट सेंसस होने वाला नहीं है। ये फैक्ट है। पहली बार तो कोई पार्टी लीडर भाजपा भी बोली थी कि हम जात न्याय जनगणना करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, 2 बार लिखा था, 2014, 2019, मगर उन्होंने किया नहीं। मगर इसके आगे जाके मैं ये बात कहूंगा, बहुत जवाबदारी से ये बात कहूंगा, नंबियार साहब और बजाज साहब, इस देश में आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल प्लानिंग बहुत हो चुके हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं सुनो। इस देश में आर्थिक नियोजन बहुत बार हो चुके हैं, बहुत, उसको जो परसेंटेज है वो बहुत हो चुका है, मगर सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंपेरिकल डेटा है, ना घटक राज्य मतलब स्टेट्स, सब स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, ना उनके पास इंपेरिकल डेटा है। सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए जिस दिन तक बजटरी तरतूद नहीं होंगी उस दिन तक ओबीसी रहने दो, एससी रहने दो, एसटी रहने दो, ये लोग जैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इस देश में कहां है अमृतकाल? कौन बोल रहा है अमृतकाल? अमृतकाल की बड़ी बड़ी बातें हो रही है। हम 5 नंबर की, 6 नंबर की इकोनॉमी का महासत्ता हो रहे ऐसे बोल रहे हैं। जीडीपी बढ़ने से क्या सामाजिक न्याय मिलेगा? पैसा, हमारी इकोनॉमी बढ़ने से दीन दलितों को न्याय मिलेगा? इस देश में जो मानवीय मूल्यांकन होता है, इस मानवीय मूल्यांकन की यादी में 150 देशों की यादी में हमारा देश 131, 134, 135, 36 तक का नंबर रहता है हमारे देश का। ये सामाजिक न्याय है? ये समतोल विकास है? यहां पे आज भी कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है तो लोग रोड पे आते हैं। इधर के 10% लोग चंगलवाद मतलब ये जो क्या चल रहा है, ये फोन से लेके, गाड़ियों से लेके, बड़े बड़े बिल्डिंगों से लेके 10% लोग को देख के हमारा देश अमेरिका के बराबरी करेगा? आज भी 80% लोग सामाजिक न्याय के दायरे में खड़े हैं। ना उनको तरतूद मिल रही, ना उनको घर मिल रहा है, ना उनको स्वच्छता गृह मिल रहा है, ना उनको मान सम्मान मिल रहा है, ना उनको इज्जत मिल रही है। ये फैक्ट है मेरे देश में। बहुत जवाबदारी से रख रहा हूं। और आज की तारीख में बारिश के मौसम में जो विजेएनटी है, स्पेशली जो दंगड़ कम्युनिटी है, उसके सर पे छत भी नहीं होती है। बहुत मुश्किल से छत मिलती है सर पे।
वो पशुपालन करने वाले धनगर जी। के सर पे छत नहीं रहता, मगर गांव में जो बेरड़ है, जो रामोशी है, जो फांसी पारदी है, जो कड़क लक्ष्मी वाला है, जो आज भी मेरे महाराष्ट्र में वो जमीन को समांतर पाल करके, टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो पाल करके उस पाल में रह रहे हैं। ना उनको ये व्यवस्था, मेरी समाज व्यवस्था ना उनको घर दे रही है, ना किसी गांव में उनको 10 दिन के ज्यादा गांव में रहने का ना उनको मतलब परवानगी है, ना गांव उनको रहने देता है। आधार कार्ड मिला कि नहीं उनको अभी तक? आधार कार्ड की बात छोड़ो, हमारे विजयंती अप्रवर्ग को जब उनको कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करना है तो 1960 के पहले पुरावे उनको मांगे जाते हैं, और हमारा ये एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ये मराठा कम्युनिटी को कुणबी का सर्टिफिकेट टेबल लगा के प्रोटेक्शन में दे रही है। अगर हमारा कॉमन मैन, हमारा विजयंती, हमारा ओबीसी अगर कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेने वाला पाया जाता है तो उनको 2 साल से 6 साल का सजा होती है उनको, और ये लोग लाखों सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। आगे सर बीजेपी ने विधान परिषद में 5 में से 3 जो चुनाव है नॉमिनी को ओबीसी समाज के, क्या आपको वातावरण दिख रहा है कि सब चेंज हो रहा है? बीजेपी में पंकजा मुंडे जी है, 3 लोगों को ओबीसी समाज के, 5 मेजोरिटी 3 को ओबीसी समाज के लोगों को दिया है नॉमिनेशन विधान परिषद का। क्या ये चेंज का संकेत है? क्या ये आपको लग रहा है कि चेंज हो रहा है समाज में? ये चेंज का संकेत हो सकता है, मैं उनके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मगर ये जो जिनको लीडरशिप दे दिया है, जिनको विधान परिषद में ले लिया है, उन लोगों ने ओबीसीओं के बारे में डट के खड़े आना चाहिए। जैसे कि गोपीनाथ राव मुंडे आते थे, आज कमी महसूस हो रहे हैं इस देश में। गोपीनाथ मुंडे जैसा लीडर भाजपा का राष्ट्रीय नेता होते हुए देश की संसद को जब जिस दिन मुझे लगता है 2011 में देश की संसद को घेराव डाला था, उसमें गोपीनाथ मुंडे आगे थे, उसमें समीर भुजबल आगे थे, उसमें लालू प्रसाद यादव आगे थे। वो ओबीसीओं के बारे में पक्ष पार्टी छोड़ के, पक्ष पार्टी का एजेंडा बाजू रख के ओबीसीओं के हित में आगे आते थे। ये हिम्मत अभी जो अपने नाम लिए ये लोग सामने आएंगे, ये लोग इसके ऊपर बोलेंगे, मैं होप्स रखता हूं उनसे। मैं पंकजाताई मुंडे से होप्स रखता हूं, मगर बाकी के लोगों का मुझे नाम भी पता नहीं है, वो कभी ओबीसीओं के बारे में बोले हैं कि नहीं, ये संशोधन का भाग है। मगर पंकजाताई गोपीनाथ मुंडे की लड़की है, वो सामाजिक न्याय के बारे में, ओबीसीओं के बारे में आगे आएगी, ये मैं होप्स रखता हूं उनसे। उद्धव ठाकरे जी क्या आप अभी टच में है? क्या वो आपके इस जो ओबीसी जो क्रांतिकारी जो काम कर रहे हैं उसमें आपका साथ दे रहे हैं, पार्टी साथ दे रहे हैं? किस प्रकार से देखते हो आप? ये महाराष्ट्र की जितने भी पार्टियां हैं, भाजपा रहने दो, कांग्रेस रहने दो, राष्ट्रवादी रहने दो, चाहे उनके जो दो गठ है वो गठ रहने दो, ये सब लोग पॉलिटिकल मोड में रहते हैं। हमेशा हमारी पार्टी को किसका फायदा होगा और हमारी पार्टी को किसका लॉस होगा, ये सिर्फ ये बातें सोचते रहते हैं। मैं बहुत शरद चंद्र जी पवार कभी कभी वो जो उनका उम्र बहुत जवान थे, पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बन चुके थे, उस टाइम वो पुरोगामित्व मतलब ये अच्छी बात करते थे, हर एक लोगों को साथ में लेके जाना पसंद करते थे। मगर आज शरद चंद्र जी पवार चुप बैठे हैं, चुप्पी साधी है उन्होंने, वो आगे आके बोल नहीं रहे। ये महाराष्ट्र में क्या है, कैसी परिस्थिति है, ये सोशल इक्वेलिशन महाराष्ट्र का क्या है, इसके बारे में बोल नहीं रहे। हम नाराज हैं उनके ऊपर। तो आगे क्या सर, अभी क्या? क्योंकि अभी तो आप अकेले हैं। हम जन सैलाब खड़ा करेंगे, जवान हमारे साथ हैं, डिजिटल मीडिया के द्वारा हमारे जवानों ने ये लड़ाई हाथ में ली है। मैं कहां पे भी जाऊं, मैं कल मेरा दिन था, कल पूरे दिन में हर एक जगह पे, हर एक गांव पे, जिस रोड से मैं जा रहा हूं उस रोड पे लोग जेसीबी लेके आते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे उत्साह से लोग आ रहे, फूलों का वर्षाव कर रहे हैं। हर एक मैं उनके आगे नहीं, उनके डेप्थ में नहीं जाता, मगर मुझे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। अगर ये बात रहेगी तो हम जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ था, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ी बार पीछे क्या हुआ था, मंडल आयोग इंप्लीमेंट हुआ था, उस टाइम क्या देश में परिस्थिति थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब टाइम बोल रहे थे, उन्होंने कानून मतलब कायदा मंत्री का राजीनामा दिया था, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी,
ये तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ और लोगों के सामने रखता हूँ, और वो लोगों को अच्छा मतलब वो उनको अपने हित की बात करने वाला एक एक नाम ट्रेंडिंग को आया है, मोरक्या मतलब लक्ष्मण हाके, और मोरक्या मतलब ओबीसीओ का लीडर, ऐसी एक ट्रेंड चल रहा है आप अभ्यासु है हके साहब, आप अभ्यासु है, वो हम लोग पहले भी देखा, और आम जनता में पॉलिटिकल सर्कल में आपका अभ्यासु करके ही है। मगर आप मनोज जरंगे पाटिल को बार बार कहते हैं कि उनको वो अभ्यासु नहीं है, तो उसका क्या मतलब है कि वो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते? मैं आपके सामने ये देखो, जिस टाइम जिस देश में जिस सोसाइटी में एक जन आंदोलन चलाने वाला आदमी, उनकी हैसियत, उनका नॉलेज, उनकी डेप्थ, उनका डिवोशन, उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो योगदान है, मराठी में योगदान, कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर उस मूवमेंट को, उस जन आंदोलन को रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जन आंदोलन खड़े करने वाले लोग कौन थे? किसानों का जन आंदोलन खड़े करने वाले शरद जोशी थे। कामगारों का जन आंदोलन खड़े करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, अहिल्या रांगणेकर थे। और ये दलितों का जन आंदोलन खड़े करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर थे। इन लोगों का डेप्थ, इन लोगों का नॉलेज, इन लोगों का गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, हमें नहीं मिले तो हम छाती के ऊपर बैठ के और ले लेंगे, हमें कैसे नहीं देते, हमें ओबीसीओ में से चाहिए, हमें क्यों नहीं देते, हम तलवार निकालेंगे, हम किसी को घूमने नहीं देंगे, हम बंबई को आएंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? लेकिन एक चीज है लक्ष्मण हाके साहब, एक चीज है, आपने जयप्रकाश नारायण जी की बात करी। जयप्रकाश नारायण जी को सपोर्ट करने वाले, उनका समर्थन करने वाले भी बहुत लोग थे। जैसे रामनाथ गोइंका जी चट्टान की तरह खड़े रहे जयप्रकाश नारायण के साथ, और इंडियन एक्सप्रेस की जितनी भी एडिशंस थी उस वक्त, सबसे ज़्यादा एडिशंस थी इंडियन एक्सप्रेस की उस वक्त पूरे के पूरे देश में, उन सब लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी को सपोर्ट किया। और उस वक्त मीडिया भी इतना बायस नहीं था जैसा आज की तारीख में है। हाँ, मानता हूँ सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा है, इस वक्त बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि लोग आएंगे अब जिसको क्राउड फंडिंग कहते हैं उसी के द्वारा आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा? सर यस बढ़ेगा। और मेरे महाराष्ट्र की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मराठी मीडिया है, इन लोगों ने हमें बहुत मतलब जितने भी लोग आए फैक्ट इस महाराष्ट्र के सामने रखने का प्रयास किया। एक दूसरा चैनल रहा होगा कि हमारा बेदखल हमें किया होगा, मगर महाराष्ट्र की मीडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसलिए मैं ये जो न्याय व्यवस्था वो पेंडिंग रहती है, एका दूसरा डिसीजन डिले हो जाता है, मगर मेरा मीडिया, मेरे देश का मीडिया, उसको मैं प्राउड करता हूँ। मतलब उन्होंने हमें तो बहुत साथ दिया है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए ये हमारे लोकशाही का जो चौथा स्तंभ है वो बहुत अच्छी तरह से अगर ऐसा रहेगा तो मुझे नहीं लगता ये लोग हावी हो जाएंगे। तो ये मराठा रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये भी एक लॉलीपॉप है जो दे दिया अभी देखते हैं? मैं जरंगे पाटिल साहब को और मराठा कम्युनिटी के बेरोजगार तरुणों को मैं बोलता हूँ कि ओबीसी रिजर्वेशन मिलने से आपकी समस्या ये हल होने वाली है क्या? नहीं, किसने बोला? अरे ये बैकवर्ड लोगों का रिजर्वेशन है, उसका बैक हिस्ट्री है, उसका लिटरेचर है। आपका लिटरेचर तो रूलर है, आपका लिटरेचर क्या बैकवर्ड कम्युनिटी है? ये इसका आंसर कोई दे नहीं पा रहा है। वो जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, बैकवर्ड कमीशन पूछ रहा है, मगर इसके ये फैक्ट छोड़ के दूर भागते हैं ये पॉलिटिकल लीडर। लेकिन यहाँ पर चलते चलते सर एक चीज है, शायद आपको बुरा लगे या अच्छा लगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज तो हो गई है, वो हो गया है लक्ष्मण हाके वर्सेस जरंगे पाटिल। जैसे कि आप दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा हो। अब आप बताएं सर कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, कि पहले तो ये युद्ध है भी या नहीं है, कंपटीशन है भी या नहीं है, और अगर है तो कौन आगे, बताएं। नहीं सॉरी, हम ओबीसीओ की प्रवर्ग की बात करते हैं जी। मतलब क्लासेस की बात करते हैं। जरंगे पाटिल वन कास्ट की बात करते हैं। हाँ, ये संविधान में रिजर्वेशन की लड़ाई, रिजर्वेशन देना नकारना, ये क्लास को रिजर्वेशन मिलता है, कम्युनिटी को कभी नहीं मिलता। ये बेसिक तत्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
जरांगे पाटिल साहब ने ये लड़ाई कैसे लेनी है, कैसे आगे जाना है, क्या किस चीजों से वो आगे जाएंगे, ये मुझे मालूम नहीं। मगर हम संविधान की बात करेंगे, हम ओबीसीओ की बात करेंगे, हम फैक्ट की बात करेंगे, हम इस देश इस राज्य में कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। हम रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं गवर्नमेंट को। मैं स्टेट बैकवर्ड का कमीशन का मेंबर था, उस टाइम मैंने गवर्नमेंट को बहुत बार, हमारे आयोग ने रिप्रेजेंटेशन, नौकरियों में कौन कितना है ये हमें अधिकृत आप दे दीजिए हमें, मगर गवर्नमेंट देती नहीं है। इसका मतलब यह है कि ओबीसीओ का आरक्षण खत्म करना। ये जरांगे पाटिल बार बार बोलते हैं कि हम मंडल आयोग चैलेंज करेंगे। अरे मंडल आयोग चैलेंज करना इतनी आसान बात है? पूरे देश का मंडल आयोग खत्म हो जाएगा। तो सर अब आगे क्या, मतलब अभी तो आप बार बार मैं ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आई स्टिल कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जैसे ही हंगर स्ट्राइक पर बैठे खलबली मच गई हर जगह पे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हर जगह से लोग आपके आसपास आ गए, सब कुछ आ गया। अब इस मोमेंटम को आगे कैरी करना मुझको लगता है उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत जबरदस्त नेटवर्किंग लगेगी, और ओबीसी कम्युनिटी में जितने लोग हैं सबको आना पड़ेगा आपके साथ। क्या वो होने वाला है सर? यस, होने वाला है। संडे को मेरी छत्रपति संभाजीनगर में बैठक है। कम से कम 1000 लोग जो इंटेलेक्चुअल है, जो कैपेबल है, जो प्राध्यापक है, जो वकील है, ये लोग जुड़ रहे हैं। मेरे अप्रोक्ष ये मीटिंग तय हो चुकी है। मुझे सिर्फ जाना है उधर। मैं जहां पे भी जाता हूं, लोग अगर मैंने ऐसे फेसबुक पे मेरे वॉल पे ऐसा अगर रखा कि मैं आज इस दिन से इस मार्ग से जा रहा हूं, तो लोग जुड़ के आ रहे हैं। मैं सब मेरे पेज पे डाल रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। देखते हैं। और हम लोग एक चीज को मानते हैं, हम लोग हमेशा बजाज साहब डिस्कस करते हैं कि ओबीसी समाज को पहली बार एक नेता ऐसा मिला जो खुद को मर मिटने को तैयार है, खुद को त्याग करने को तैयार है, अपना सैक्रिफाइस देने को तैयार है। ये कभी ओबीसी समाज में हम लोग देखे नहीं थे। ये आप आगे ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। आगे साहब, जान हथेली पे लिया है। यस, कोई मारने की धमकी देता है, कोई बोलता है ये इन्होंने बिठाया है, ये फडणवीस का आदमी है, ये भाजपा ने बिठाया। अरे किसको कोई कुछ भी बोल सकता है। हम बात तो कर रहे हैं ओबीसीओ की ना, हम बात कर रहे हैं संवैधानिक तत्वों की ना। हम फैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हम किसी को चैलेंज कर रहे हैं ना, किसी का रिजर्वेशन मांग रहे हैं ना, किसी का शुगर फैक्ट्री मांग रहे हैं ना, किसी को चैलेंज कर रहे हैं ना, किसी के गड़ी पे हमला बोल रहे हैं। ओबीसीओ की हिस्ट्री शोषित वंचित है ना, ओबीसीओ ने कभी हिंसा की है? ओबीसीओ को सिर्फ संवैधानिक तत्वों को हम बांध रहे, संवैधानिक हमारे हक का अधिकार के बारे में इकट्ठा कर रहे, और ये इकट्ठा करना ये लोकशाही में कोई गुनाह है? लेकिन जबरदस्त काम किया है सर, मानना पड़ेगा आपको एक बार फिर। यू डन अ वंडरफुल जॉब, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। हमें बहुत गर्व महसूस होता है आपको देख करके, और जिस प्रकार आप आगे बढ़े हैं, जबरदस्त। कीप अप द गुड वर्क सर। मुझे लगता है और भी लाखों करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ेंगे आगे चल करके। और खतराओं से बचे, थोड़ा सेफ रहिए, हमारा निवेदन है। वो तो हो जाएगा, जान हथेली पे लिया है, रिस्क तो लेना ही है। दुरुस्त। और मैं उम्मीद करता हूं, चलिए ये लोकसभा तो गई, अगली लोकसभा में आप जरूर पार्लियामेंट में होंगे, मुझको ऐसा लगता है। नमस्कार सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। Really proud of him, really proud of what Lakshman Nage has achieved. He's fantastic. He was betrayed, he was promised the Madar seat. Yes. And then that went to somebody else, and it was, anyway, even at that time we were discussing, you and I were discussing that it is impossible that he'll get it, because he's a very straight man, बहुत शरीफ आदमी है. And who was standing, as he says, Marathas? Yes. वहाँ यानी आपको सिर्फ रूलिंग ओनली मराठास विल डू, बाकी सब वोट देने के लिए है। बाकी सब वोट देने के लिए है। अरे भैया, हम मेरी बात सुनिए, 288 में से तकरीबन 170 से 180 सीट जब मराठा समुदाय के पास जाती हैं, तो मराठा समुदाय बैकवर्ड कैसे हो गया? मतलब ये ज़रा सोचने वाली बात है। इन एनी इवेंट, जस्ट बिकॉज दे आर फाइनेंशियली बैकवर्ड, सम ऑफ देम, अगर फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? टुमारो प्रदीप जी, यू एंड आई can also apply for reservation because we are financially backward. Exactly. In fact, we need finance more than anyone else. More. Exactly. Yeah, I am announcing it right here. Finance is welcome, please. We need your support because let's be very clear. This is not the way. ये जिस तरीके से अभी statement चल रहा है, and I really don't know how Mr. Eknath Shinde, Mr. Devendra Fadnavis and Ajit Dada Pawar are going to get out of
that Maratha reservation conundrum that they have created for themselves. It's going to be very, very difficult to get out of that. Because it's highly unlikely that they will actually be able to grant reservation without touching the OBC quota. It is not possible. Right, that's just about it in tonight's show. Biggest news of the day, of course, is the Indian cricket team. The champion team landed over here in Mumbai and got a royal welcome. It was huge. It was fantastic. Nothing can beat that kind of a crowd there. Right? Impossible. The Nothing. whole of Mumbai out there. Whole of with Mumbai. their own पॉलिटिकल रैलीज में पैसे भर भर के ट्रक भर भर के लेके आना पड़ते। अब यहाँ पर लोग अपने आप घंटों घंटों खड़े That's हैं। right. And it's so heartening to see that. So congratulations to the Indian cricket team. All of us are very, very, very proud of you. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।